नमस्कार। आज हम साहित्य के पन्नों से एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज के चेहरे पर एक तेज तमाचा है। मुल्कराज आनंद का लिखा उपन्यास अछूत। और ये कहानी किसी लंबी चौड़ी जिंदगी का मतलब कोई ब्यौरा नहीं है। ये सिर्फ एक दिन की कहानी है। सुबह से लेकर शाम तक एक 18 साल के नौजवान बखा के 24 घंटे। एक ऐसा नौजवान जो सफाई कर्मचारी है और जिसे समाज अछूत मानता है। इस किताब की शुरुआत में मशहूर लेखक E.M. फॉस्टर ने एक बड़ी कमाल की बात लिखी है। वो कहते हैं कि कुछ लोग इस किताब को गंदा कह सकते हैं क्योंकि इसमें उस गंदगी का जिक्र है जिसे हम देखना नहीं चाहते। हाँ, जिससे हम नजरें फेर लेते हैं। बिल्कुल। पर फॉस्टर कहते हैं कि ये किताब असल में पाठक के दिल को साफ कर देती है। तो चलिए बखा के उस एक दिन में उतरते हैं और महसूस करते हैं कि कैसे एक गंदी किताब हमें अंदर से साफ कर सकती है। तो कहानी शुरू होती है शहर और फौजी छावनी से दूर एक अछूतों की बस्ती से। इसे आउटकास्ट कॉलोनी कहा गया है। यहाँ सफाई कर्मचारी, मोची, धोबी मतलब ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें ऊंची जाति वाले अपने पास नहीं रहने देते। अच्छा। और इस बस्ती के पास से एक नाला बहता है जो अब पास के शौचालयों की गंदगी और जानवरों के गोबर से एक दलदल बन चुका है। हवा में तीखी दम घोटने वाली बदबू है। इसी माहौल में एक ठंडी सुबह 18 साल का हट्टा कट्टा नौजवान बखा अपने पुराने चिपचिपे से कंबल में लिपटा हुआ है। वो आधा जागा हुआ है, आधा सोया हुआ है। लेकिन एक अजीब बात है, इतनी ठंड में भी उसने एक फौजी ओवरकोट और भारी जूते पहन रखे हैं। हाँ, जिन्हें वो सोते हुए भी नहीं उतारता। हाँ। और ये बात उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। बखा अंग्रेज फौजियों साहब लोगों की नकल करना चाहता है। उसे लगता है कि उनके जैसे कपड़े पहनकर वो भी वैसा ही बन जाएगा, वही सम्मान पाएगा। बिल्कुल। उसके पिता लखा उसे रोज कोसते हैं, अरे इस पतले कंबल में मर जाएगा ठंड से, एक मोटी रजाई ले ले। लेकिन भखा के लिए वो यूरोपियन पहनावा किसी भी आराम से बढ़कर है। तो ये सिर्फ फैशन नहीं है ना? ये शायद अपनी असलियत से, अपनी पहचान से भागने का एक तरीका है। सही कहा। ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक इच्छा है कुछ और बन जाने की। उसे लगता है कि अगर वो जेंटलमैन की तरह दिखेगा तो लोग उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। और इसी सपने के बीच उसकी पिता की आवाज कानों में पड़ती है, उठ होए सुअर की औलाद, जो उसकी सारी तनवा छीनकर खुद एक मोटी रजाई में खर्राटे भरता रहता है। उसे अपनी माँ की याद आती है। वो होती तो सुबह गर्मागर्म चाय का गिलास मिलता और दिन की शुरुआत में थोड़ी नरमी होती। पर अब सिर्फ गालियां हैं और काम का बोझ। तभी बाहर से एक और आवाज आती है, ओए भखा, ओए बदमाश, भंगी की औलाद, आ और मेरे लिए शौचालय साफ कर। ये कौन है? ये आवाज है हवलदार शरद सिंह की, 38वीं डोगरा रेजिमेंट के जाने-माने हॉकी खिलाड़ी। उनकी आवाज में मजाक है, लेकिन साथ ही एक रौब भी है जो उनकी ऊंची जाति और पद से आता है। और ये आवाज सुनते ही बखा, जो अब तक ठंड और गुस्से से जूझ रहा था, एक झटके में उठ खड़ा होता है। यहाँ एक और अजीब बात है। बखा को अपने काम से नफरत है, लेकिन जब वो उसे करता है तो पूरी लगन से करता है। वो इतनी सफाई और फुर्ती से काम करता है कि लोग भी देखकर कहते हैं, क्या कमाल का कर्मचारी है। ये कैसा विरोधाभास है। ये इंसान की अपनी गरिमा को बचाने की कोशिश है। समाज उसे गंदा कहता है, पर वो अपने काम में सफाई रखकर ये साबित करना चाहता है कि वो गंदा नहीं है। वो सोचता है ये लोग हमें इसलिए गंदा समझते हैं क्योंकि हम इनकी गंदगी साफ करते हैं, तो वो उस गंदगी को साफ करते हुए भी खुद को गंदा होने से बचाता है। अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लेता है ताकि उन पर कोई छींटा ना पड़े। ये उसका छोटा सा विद्रोह है। और काम खत्म होने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी बखा ने कल्पना भी नहीं की थी। शौचालय से निकलकर हवलदार चरत सिंह उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ओए बखा, तू तो पूरा जेंटलमैन होता जा रहा है, कहाँ से ली ये वर्दी? और फिर उसे दोपहर में एक नई हॉकी स्टिक देने का वादा करते हैं। बखा के लिए तो ये पल ऐसा था जैसे मतलब भगवान ने खुद उसे कोई तोहफा दे दिया हो। एक पल पहले जिस आदमी ने उसे भंगी की औलाद कहा था, वही अब उसे जेंटलमैन कह रहा है। ये सम्मान का एक छोटा सा दुर्लभ पल बखा को अंदर तक खुशी और गर्व से भर देता है। उसे लगता है कि शायद उसके साहब बनने का सपना सच हो सकता है। और इसी खुशी में, इसी गर्व में वो शहर की गलियों की सफाई करने निकल पड़ता है। वो इतना खुश है कि अपनी कमाई के पैसों से जलेबियां खरीदता है। बाजार की रौनक, सजी धजी दुकानें, लोगों की भीड़, वो इन सब में खो जाता है
और वो सबसे जरूरी बात भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि उसे जोर जोर से चिल्लाकर अपने आने की सूचना देनी है ताकि कोई उसे छू ना ले। हाँ, वो एक पल के लिए भूल जाता है कि वो एक अछूत है। और समाज उसे ये भूलने नहीं देता है ना? बाजार में उसे इसकी बहुत क्रूर याद दिलाई जाती है। अचानक एक आदमी उससे छू जाता है और पूरी गली में चीखना शुरू कर देता है, ओ नीच जात के कीड़े, मुझे छूकर भ्रष्ट कर दिया और मुझे घर जाके नहाना पड़ेगा। बखा के लिए जैसे दुनिया वहीं रुक जाती है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। डर, घबराहट, शर्म सब एक साथ उस पर हावी हो जाते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाता, हिल नहीं पाता। देखते ही देखते एक भीड़ जमा हो जाती है। कोई उसे गालियां दे रहा है, कोई घूर रहा है, सुअर कहीं का, कामचोर। बखा माफी मांगने की कोशिश करता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी आवाज उस शोर में दब जाती है। और तभी वो आदमी आगे बढ़कर बखा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। हाथ से जलेबियां जमीन पर बिखर जाती हैं। थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, उसकी आत्मा पर पड़ा था। हॉकी स्टिक से मिला सारा गर्व, जेंटलमैन होने का सारा सपना, जलेबियों की सारी मिठास, सब उस कीचड़ में मिल गया। सब खत्म। हाँ, उसे एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, अछूत, अछूत, अछूत। ये उस सामाजिक पिंजरे का दरवाजा था जो जोर से बंद हुआ था। वो जो अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनकर एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, वो सारी कोशिश एक पल में मिट्टी में मिल गई। बिल्कुल। वो थप्पड़ समाज का एक क्रूर रिमाइंडर था कि तुम कितने भी साफ कपड़े पहन लो, तुम्हारी असलियत वही रहेगी जो हमने तय की है। यहीं पर आनंद की लेखनी की ताकत दिखती है। वो एक बाहरी घटना से किरदार के अंदर के पूरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष को उजागर कर देते हैं। एक मुस्लिम तांगे वाले के बीच बचाव करने पर बखा वहां से किसी तरह निकल पाता है, और फिर वो एक मशीन की तरह बिना कुछ सोचे समझे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, पोश, दूर हटो, पोश, भंगी आ रहा है, ताकि अब कोई और भ्रष्ट न हो जाए। उस एक थप्पड़ ने उसकी सारी खुशी छीन ली और उसे वापस उसकी जगह दिखा दी। अब वो एक इंसान नहीं, सिर्फ एक अछूत है जिसका कर्तव्य अपनी मौजूदगी से दूसरों को बचाना है। इस अपमान की आग में जलता हुआ बखा मंदिर पहुंचता है जहां उसे सफाई करनी है। वो दूर से ही मंदिर की घंटियां सुनता है, भजन सुनता है। उसके मन में एक गहरी इच्छा होती है कि वो भी अंदर जाकर भगवान के दर्शन करे, लेकिन उसे पता है कि उसे इजाजत नहीं है। वो बस सीढ़ियों पर चढ़कर झांकने की हिम्मत करता है। और तभी मंदिर के अंदर से एक पुजारी पंडित कालीनाथ चीखता हुआ बाहर आता है, भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। एक अछूत ने मंदिर को अपवित्र कर दिया। फिर से वही? हाँ, फिर से वही कहानी। फिर से भीड़ जमा हो जाती है, फिर से गालियां। बिना कुछ जाने समझे सब बखा को ही दोषी मान लेते हैं। लेकिन इस बार असलियत कुछ और ही थी। अच्छा। बखा की बहन सोहनी, जो अंदर सफाई कर रही थी, रोते हुए बाहर आती है और बताती है कि उसी पुजारी ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अरे, जब सोहनी ने मदद के लिए आवाज लगाई तो पुजारी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये भ्रष्ट हो गया कर नाटक शुरू कर दिया। ये तो अन्याय की हद है। मतलब यहां तो अपराधी ही पीड़ित को दोषी बना रहा है, और पूरा समाज, पूरी भीड़ उस पाखंडी पुजारी की बात पर यकीन कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ब्राह्मण है और सोहनी एक अछूत। यही तो इस व्यवस्था का सबसे क्रूर पहलू है। यहाँ सच और झूठ का फैसला सबूतों से नहीं, जाति से होता है। पुजारी के पास अपनी जाति का कवच है और सोहनी के पास सिर्फ अपनी अछूत पहचान का कलंक। उसकी सच्चाई की कोई कीमत ही नहीं है। ये सुनकर बखा का खून खौल उठता है। एक पल के लिए उसके अंदर का सारा डर खत्म हो जाता है। वो उस पुजारी को चीर डालना चाहता है, उसे मार देना चाहता है। वो उस भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहता है। उसके अंदर का भाई, उसके अंदर का इंसान जाग उठता है। लेकिन वो रुक जाता है। जैसे ही वो कदम बढ़ाता है, उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं। हजारों सालों की गुलामी, पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया गया डर, समाज का दबाव, ये सब मिलकर उसे जकड़ लेते हैं। उसका इंसान बदला लेना चाहता है, लेकिन समाज का बनाया हुआ अछूत उसे असहाय और शक्तिहीन बना देता है। ये शायद उस दिन का सबसे दर्दनाक पल है, जहां उसकी स्वाभाविक मानवता को जाति व्यवस्था पूरी तरह कुचल देती है। बिल्कुल। अपमान और गुस्से से भरा बखा घर नहीं जाता। वो भटकते भटकते गोलबॉग पहुंचता है, जहां एक बड़ी भीड़ जमा है। उसे पता चलता है कि महात्मा गांधी भाषण देने वाले हैं। ये बखा के दिन में एक नया मोड़ है। अभी तक उसने सिर्फ अपमान और अन्याय झेला है। अब अनजाने में ही सही, वो एक समाधान की तलाश में है। वो सुनना चाहता है कि कोई तो हो जो उसके दर्द को समझे। और गांधी जी की बातें सीधे उसके दिल में उतर जाती हैं।
गांधी जी कहते हैं कि छुआछूत हिंदू धर्म पर एक सबसे बड़ा कलंक है, एक जहर है। वो कहते हैं कि अगर उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ा तो वो एक अछूत के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, ताकि वो उनके दुख, उनके दर्द और अपमान को महसूस कर सकें। ये बात बखा को अंदर तक हिला देती है। महात्मा एक अछूत के रूप में जन्म लेना चाहता है, ये सोचना ही उसके लिए अविश्वसनीय है। उसे पहली बार लगता है कि कोई है जो उसे समझता है, जो उसके दर्द को अपना दर्द मानता है। गांधी जी का समाधान नैतिक है, आध्यात्मिक है। वो ऊंची जाति वालों से कहते हैं कि पश्चाताप करो, अपना दिल बदलो। वो अछूतों को हरिजन यानी भगवान के लोग कहते हैं। मुझे गांधी जी की ये बात बहुत शक्तिशाली लगती है कि वो खुद एक अछूत के रूप में जन्म लेना चाहेंगे। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि उस अनुभव को जीने की इच्छा है। इसका बखा पर क्या असर हुआ होगा? इसका बहुत गहरा असर हुआ। उसे एक तरह की मान्यता मिली, एक वैलिडेशन मिला। उसे लगा कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं है, कोई तो है जो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। गांधी जी की बातों ने उसे एक उम्मीद दी, एक मरहम लगाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सभा के बाद जब भीड़ छंट रही होती है, बखा दो पढ़े लिखे लोगों की बातचीत सुनता है। एक वकील है और दूसरा एक युवा कवि, इकबाल नाथ सरशार। अच्छा। कवि कहता है कि गांधी जी महान है, लेकिन वो भावनाओं में बह जाते हैं। असली समाधान कुछ और है। और यहाँ उपन्यास एक बिल्कुल नया और अलग रास्ता दिखाता है। वकील गांधी जी की आलोचना करता है, लेकिन कवि एक ऐसा समाधान पेश करता है जो न तो धार्मिक है और न ही भावनात्मक। वो पूरी तरह से तार्किक और आधुनिक है। वो कहता है कि अछूतों को बचाने के लिए किसी महात्मा या भगवान की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक मशीन की, एक फ्लश सिस्टम। यानी एक पूरी तरह से गैर भावनात्मक तकनीकी समाधान। जहां गांधी जी दिल बदलने की बात कर रहे हैं, वहीं कवि कह रहा है कि सिस्टम ही बदल दो। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग दुनिया हो गई। बहुत सीधा है। वो कहता है कि ये छुआछूत की समस्या हाथ से मैला साफ करने के काम से जुड़ी है। अगर हम हर घर में, हर शहर में फ्लश वाले शौचालय लगा दें, जहां पानी के बहाव से गंदगी अपने आप साफ हो जाए, तो किसी को भी हाथ से ये गंदा काम करना ही नहीं पड़ेगा। सही बात है। और जब ये काम ही खत्म हो जाएगा, तो इस काम से जुड़ा हुआ कलंक, ये छुआछूत की भावना भी धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, किसी को किसी की गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी। तो बखा का एक दिन अपमान, क्रोध, निराशा और अंत में आशा की कुछ अलग अलग किरणों के साथ खत्म होता है। वो घर की तरफ चलता है और उसके दिमाग में अब एक नहीं बल्कि 3 रास्ते घूम रहे हैं। पहला रास्ता एक ईसाई मिशनरी का है, जो उसे दिन में मिला था। वो कहता है कि धर्म बदल लो, यीशु की नजर में सब बराबर हैं। ये धर्म परिवर्तन का रास्ता है। दूसरा रास्ता गांधी जी का है, जो कहते हैं कि दिल बदलो, हम सब हरिजन हैं। ये हृदय परिवर्तन का रास्ता है। और तीसरा रास्ता उस कवि का है, जो कहता है कि मशीन ले आओ, फ्लश सिस्टम ले आओ। ये तकनीक से परिवर्तन का रास्ता है। और लेखक ने कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने बस ये सवाल बखा के साथ साथ हमारे सामने भी छोड़ दिया है। समाज में इतनी गहराई तक जमी किसी बुराई को खत्म करने का सबसे सही तरीका क्या है? क्या वो विश्वास बदलने से होगा, या दिल बदलने से, या फिर हालात बदलने से? उपन्यास का अंत इसी कश्मकश के साथ होता है। भक्खा बस घर की तरफ चल पड़ता है इन विचारों के साथ। उसे लगता है कि शायद बदलाव आएगा और जल्दी ही आएगा। और यही उम्मीद उस एक थका देने वाले, अपमान भरे दिन का अंत करती है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।